Welcome to this episode of The Journey with me, Shaina NC. Today we have with us a mass leader, somebody who has been an MLA twice and a member of parliament 5 times already. You heard it right. Rao Sahib Danve was born in 1955 in Jalna in Maharashtra. He is the son of Dada Rao Danve and completed his BA and JES from Jalna. We all know that how difficult it is to come from rural politics, but here Rao Sahib Danve has shown that with his 3 daughters and 1 son, who is also a member of the legislative constituency of Bokardhan, he belongs to the Bharatiya Janata Party with pride, represents the 16th Lok Sabha and is currently holding the position of the MOS for railways, coals and mines. Let's welcome Rao Sahib Danve and understand how he came into public life and what his journey is. स्वागत है आपका राव साहब। आप जालना से आते हैं, हमारे होम स्टेट महाराष्ट्र से। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में कैसे आए और आए उसके बाद 2 बार विधायक, 5 बार सांसद, ये तो 35 साल तो यही हो गए आपके। ऐसा इमरजेंसी का समय था जी, और उस समय हम स्टूडेंट लाइफ में थे जी। और जब स्टूडेंट थे तो इमरजेंसी में जो हो रहा था ये कोई इस देश के नौजवानों को या लोगों को पसंद नहीं था। लेकिन उसके बाद जब 77 का लोकसभा का चुनाव डिक्लेयर हुआ तो उस समय काफ़ी नौजवान इमरजेंसी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ राजनीति में आ गए। तो आप उस दरमियान इमरजेंसी में आ गए? हाँ, तो जनता पार्टी को हम लोगों ने, नौजवानों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया जी। उसमें से मैं भी एक था जी। क्योंकि इमरजेंसी में जो हुआ था वो कोई ठीक नहीं था जी। और जब 77 में पहला लोकसभा का चुनाव था इमरजेंसी के बाद, उस चुनाव में हमने कैनवसिंग की जनता पार्टी की जी। और जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और जनता राज आ गया, उसके बाद 78 में जी विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा में भी हमने जनता पार्टी का प्रचार किया और लगभग उसी समय हमारे गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए। तो दोनों साथ में थे? नहीं, चुनाव उसी समय मतलब थोड़ा आगे पीछे। ओके। और 78 में प्रचार किया, 77 में प्रचार किया और उसके बाद ग्राम पंचायत के चुनाव आ गए। तो मेरे गांव बहुत छोटा था, जबकि मेरे गांव की जनसंख्या थी 400 जी। 3 गांव मिलाकर एक ग्राम पंचायत थी, जवखड़ा खुर्द, जवखड़ा बुद्रुक और पलसखेड़ा। तो ये ग्राम पंचायत के चुनाव में पहली बार मैंने हिस्सा लिया और मैं चुन के आया और गांव का सरपंच बना जी। मेरे घर में लिखा पढ़ा पहला आदमी मैं हूँ, इसलिए राजनीति से हमारे फैमिली का कोई संबंध नहीं था। लेकिन 77 और 78 में जब मेरे कोई साथियों के साथ मैंने चुनाव में हिस्सा लिया, उससे मुझे भी स्फूर्ति आ गई जी और सरपंच बना। मैं 1.5 साल सरपंच रहा 3 गांव का। अरे वाह। और सरपंच रहने के बाद पंचायत समिति के चुनाव आ गए और चुनाव आए तो 1.5 साल में मैंने जो गांव में काम किए थे, जो संपर्क था, हर विषय में मैं रुचि लेता था और लोग मेरी तरफ एक नया सरपंच बोल के देखना शुरू कर दिए थे। तो ऐसे में चुनाव आया और मैंने जनता पार्टी से टिकट मांगा। जब हमारा सिंबल था नागरधारी शेतकरी, हलधर, उसको हिंदी में बोलते हलधर, मराठी में बोलते नागरधारी शेतकरी। तो उस समय में मैंने टिकट मांगा और मुझे टिकट मिल गया और उसी टिकट पे मैं पंचायत समिति को पहली बार फिर से चुन के आया जी। और उसके बाद मैंने ग्राम पंचायत छोड़ दिया। और उस समय के जो हमारे नेता थे, वो नेताओं ने पंचायत समिति के चुनाव में जो पंचायत समिति का सभापति पद होता है, जो तहसील, सारे तहसील को ये करता है, उसका मुझे सभापति बनाया गया। तो आपको एक्सपीरियंस ग्रास रूट से ही मिला और फिर मास लीडर बन गए।
खैर, आपने भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत से देखी है और जो आपका योगदान रहा है, आप महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी रहे हैं, फिर आप मंत्री भी बने 2 बार, फूड एंड सिविल सप्लाईज और हाल ही में रेलवेज को। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये अनुभव का जो रास्ता था, क्या आपने कभी भी सोचा कि जालना के एक छोटे परिवार के विधायक सांसद बनेंगे, सांसद के बाद मंत्री बनेंगे, मंत्री के बाद प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे और फिर वापस मंत्री बनेंगे? राजनीति में जो सोचता है वो कभी नहीं होता है। पॉलिटिक्स इज वेट एंड वॉच और Yes. पॉलिटिक्स 1 वीक इज वेरी लॉन्ग। राजनीति में काम करते रहना, और जो रोज सोचता है और जिसका होता नहीं है वो रोज मरता है। जी, सोच में ही मरते हैं। सोच में ही मरते हैं। मुझे ऐसा लगता सोचना नहीं है। जो जिम्मेदारी आपको मिली वो ठीक से निभाना, जी जान लगाकर उस पर काम करना, यही राजनीति में इसी राजनीति में सफल होता है आदमी। और मुझे लगता है कि मैं सरपंच बनूंगा, मैं सभापति बनूंगा, मैं एमएलए बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं राज्य का अध्यक्ष बनूंगा और फिर दोबारा मंत्री, ये कभी नहीं सोचा था। क्योंकि ये कोई यही हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में कि एक गांव का जिसका गांव की जनसंख्या 250 है, उसी गांव का केंद्र में मंत्री बनता, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। ये आकांक्षा अपेक्षा की जो स्टोरी है, प्रधानमंत्री चाय वाला बन के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कोई पोस्टर लगाता है अध्यक्ष बनता है, राव साहब दानवे मंत्री बनते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जिम्मेदारी के साथ जो आपको योगदान करने का एक मौका मिला संसद में, क्या आपको लगता है कि ये प्रजातंत्र लोकतंत्र के लिए भी रोल मॉडल्स के रूप में ये एस्पिरेशनल स्टोरीज बाहर लाना जरूरी है? नहीं, ऐसा है कि कई बड़े नेताओं का काम योगदान हमारे सामने है, और कोई भी राजनीतिज्ञ आदमी अगर काम करता है तो किसी को न किसी को तो भी सामने रख के काम करता है। जैसे हमारे जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आए, और हाल ही में नरेंद्र मोदी जी है, अमित भाई है, नड्डा जी है। ये तो हमारे सामने है। इन्होंने भी क्या किया, इनकी स्टोरी देखिए कैसी है। नरेंद्र भाई की स्टोरी देखिए, सब दुनिया जानती है कि वो चाय बेचते थे। और आडवाणी जी भी संघ प्रचारक थे, जो राजस्थान में थे, इधर थे, काम तो ग्रास रूट को किया इन्होंने भी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नड्डा जी ने काम किया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में अमित भाई ने काम किया। अमित भाई ने तो कितने कितने कष्ट सहन किए पार्टी में रहते हुए भी, जबकि वो पद पे रहने के बाद भी उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको जेल जाना पड़ा, भूमिगत रहना पड़ा। सबसे चैलेंजिंग रोल आपके लिए क्या रहा है? चैलेंज का मतलब क्या है कि जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी गई उससे जी जान लगा के पूरी तरह से पूरा करना, ये मेरा काम रहा है। और आज तक मुझे उसमें यश मिला है। मैं अपेक्षी कभी नहीं रहा, इसलिए ऐसा मैं उस काम हाथ में लेता तो चैलेंज समझ के नहीं लेता है। राव साहब, आपका बहुत लंबा सफर रहा है और राजनीतिक एक्सपीरियंस भी। क्या आपको लगता है कि जब एक अलायंस बनता है इलेक्शन के पहले, वो अलायंस हमेशा बरकरार रहता है इलेक्शन के बाद, या फिर लोगों की जो आकांक्षा अपेक्षा है हर एक दल का, वो इतना बढ़ता है कि देन इट इज कटल टू बी इन पावर? ऐसा है, मैं 40 साल से राजनीति में हूँ जी, और कई अलायंस मैंने देखे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति जो अलायंस था वो सबसे लंबा चला। पंजाब में अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस था वो लंबा चला। इतना लंबा अलायंस किसी का भी नहीं चला। हफ्ते भर में भी अलायंस टूट गए कुछ लोगों के, महीना भर में भी टूट गए, 6 महीने में भी टूट गए, साल भर में भी टूट गए। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि क्या योगदान रहा है आपके 5 टर्म्स में? एनी हिस्टोरिक मूवमेंट या एनी हिस्टोरिक क्वेश्चंस जो आपने उठाए जिसके वजह से आपको लगता है कि जालना को भी फायदा हुआ है और देश को फायदा हुआ है? और फिर हम आएंगे आपके रेल मंत्री के कंट्रीब्यूशंस पे। देखिए, हम सरकार का हिस्सा है। ज़्यादातर लंबे समय तक हम अपोजिशन पार्टी में रहे। मेरे 35 साल के एमएलए एमपी के राज में मैं केवल 8 साल सत्ता में रहा हूँ।
बाकी सारा समय तक मैं अपोजिशन पार्टी में रहा हूँ। और जिस अपोजिशन पार्टी में रहते हुए जिस विषय को मैं लोकसभा में या विधानसभा में उठाता रहा, ये 8 साल में पूरा करने की कोशिश मैंने की है। अब देखेंगे तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में 6,000 करोड़ के हमने नेशनल हाईवे और स्टेट गवर्नमेंट के मिला के 6,000 करोड़ के रास्ते किए मैंने। देश भर में ड्राई पोर्ट ये जो कंसेप्ट है ये समुद्र किनारे होता है। मेरा पहला ड्राई पोर्ट था जालने का, जिसका हमने इनाग्रेशन किया और अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में उसको कन्वर्ट किया और देश में जो 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हो गए उसमें से मेरा जालना है। आपकी लोकप्रियता जालना में हम सब जानते हैं, मैं स्वयं आई हूँ, मुझे पता है जलयुक्त शिवार के निमित्त भी कितना काम हुआ है। आपने इतने सारे रोजगार दिए हैं वहाँ पर, आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, लेकिन बहुत सारा काम अभी भी करना बाकी है। तो क्या है आपका सपना? How would you like to create a role model constituency of Jalna for other parliamentarians to replicate? नहीं, ऐसा है, पहली बात तो यह है कि काम कभी ख़त्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये 2 काम होने के बाद अब मेरा काम ख़त्म हो गया। ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसीजर है। नहीं, लेकिन आपके पास 5 टर्म्स मिले, तो इज जालना द आइडियल कंस्टिट्यूंसी? कहने का मतलब कि 5 टर्म में क्या जालना परफेक्ट कंस्टिट्यूंसी है या अभी भी कुछ बाकी है? दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, वहाँ पर हमने 10,000 एकड़ जमीन एक्वायर किया है। और इस जमीन में ये जमीन MIDC ने एक्वायर की है और वहाँ पर कई नए कंपनियां आकर वहाँ पर अपनी कंपनियां डाल रही है। वहाँ पर लोगों को रोजगार दिलाने के लिए आगे के समय में मुझे काम करना है। और ये कंपनियों के लिए वहाँ पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। अभी रोड है, लाइट है, जमीन है, पानी है। तो सरकार से, राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट करके जो नई कंपनियां आएगी उनके लिए वहाँ अगर जगह दे दी तो मुझे ऐसा लगता है वो एरिया का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा रहेगा और वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये आगे आने वाले दिनों में हमें काम करने की ज़रूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि रोजगार की, मराठवाड़ा जिस रीजन से मैं आता हूँ, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं आता हूँ, वहाँ रोजगार की बहुत कमी है। ज़्यादा रोजगार कहाँ मिलते हैं? नासिक, ठाणे, मुंबई, पुणे, जो विदर्भ में और मराठवाड़ा में जाते नहीं है। लेकिन एक रोल ये बड़ा अच्छा हुआ है हमारे लिए। दूसरा, समृद्धि महामार्ग हमारे पास बना है जो बम्बई से नागपुर जाता है। अब ये रोड के कारण 3 घंटे में बम्बई से हमारे लोकसभा क्षेत्र में आ सकते। तो कोई भी कंपनी का मालिक ये सोचेगा कि मैं सवेरे जाकर शाम को वापस आ सकता हूँ। तो बड़ा एक फायदा हमें इस और बहुत सारे इंडस्ट्री आ जाएंगे वहाँ जी। तो उसका फायदा क्षेत्र को मिलेगा जी। आप हाल ही में रेल मंत्री के रूप में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स और बहुत सारी जिम्मेदारी भी मिलती है। क्या आपको लगता है कि अभी रेलवेज में जहां इतनी आबादी बढ़ी है, इतने सारे लोग कम्यूट करते हैं, उनको सुविधा आप दे पा रहे हैं सही ढंग से? पार्लियामेंट में जब भी विषय निकलता है तो अपोजिशन पार्टी वालों ने भी कई बार बोला है कि पहले के बदले अब स्टेशन में साफ सुथरा हो रहा है। स्टेशन तो हो रहे हैं। हमने लगभग 200 स्टेशन डेवलपमेंट के काम हाथ में लिए हैं। उसमें 32 पर अभी ऑलरेडी काम चल रहा है। फिर उसमें नागपुर का अजनी हो, बम्बई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो, ऐसे बड़े बड़े स्टेशन हमने लिए हैं। गांधीनगर का स्टेशन डेवलप हुआ है। भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन डेवलप हुआ है। दिल्ली का स्टेशन लिया है। 10,000 करोड़ का अभी 3 स्टेशन के नाम अभी मोदी जी ने कैबिनेट में लिए। 10,000 करोड़ रुपया खर्चा करके 3 स्टेशन बनने वाले। उसमें दिल्ली भी है, उसमें बम्बई भी है। ये स्टेशन बनने वाले हैं। तो ये स्टेशन डेवलपमेंट 200 स्टेशन डेवलपमेंट का, और वो एयरपोर्ट टाइप वो स्टेशन का डिज़ाइन किया गया है ताकि वहाँ मॉल हो, वहाँ सब रेस्टोरेंट हो, सब सुविधा वहाँ पर होने वाली है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिफिकेशन, जितने भी ब्रॉडगेज लाइन हैं, उस ब्रॉडगेज लाइन पे 2023 तक, जो आज डीजल इंजन पे ट्रेन चलती है, वो हम 2023 तक इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा करने वाले हैं।
गति शक्ति का प्रधानमंत्री ने ये किया है। वंदे भारत ट्रेन, 400 वंदे भारत ट्रेन इस देश में करने वाले हैं। उसमें से ये 3 तो शुरू हो चुकी है, जो वाराणसी से दिल्ली और बम्बई से अहमदाबाद के लिए, तो वंदे भारत ट्रेन है। उसके बाद नए नए जो कंसेप्ट आ रहे रेल में, और महाराष्ट्र के लिए 2009 से लेकर 2014 तक जो 1100 करोड़ रुपए महाराष्ट्र को मिलते थे, इस साल रेलवे ने 11,000 करोड़, 10 गुना ज़्यादा पैसा महाराष्ट्र के लिए दिया है। जो काम पेंडिंग थे वो काम जल्दी होने में हमको फ़ायदा मिलेगा। कुछ नई लाइन भी हम उसमें ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, वंदे भारत ट्रेन आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2 कर रहे हैं हम, जो दिल्ली से सीधा बम्बई में JNPT तक जाएगा, और उसमें माल वाहतूक गाड़ी चलेगी, खाली पैसेंजर गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसका फ़ायदा बहुत सारा होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कवच, हमने कवच का भी काम शुरू किया है। लगभग 2000 किलोमीटर का कवच का काम है। 2 ट्रेनें जब सामने आती है तो टक्कर हो जाती थी। अब कवच के कारण आमने सामने अगर 2 ट्रेन आई तो अपने आप ट्रेन रुकने वाली है। नया लाया है, और ये आत्मनिर्भर भारत के तहत किया है हमने। ये इंटरनेशनल ऑडियंस भी जो जर्नी देख रहे हैं, दे मस्ट ऑल्सो नो दैट द एंडेवर ऑफ द गवर्नमेंट इज टू हैव वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस, ऑलमोस्ट लाइक एयरपोर्ट्स, like a mall, but most importantly to give the consumer and the railway passenger the comfort and the safety being a priority. I'd like to applaud you Rao Sahib ji, क्योंकि आप और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवेज का जो महत्वपूर्ण एक लाइफलाइन होता है पूरे देश में, ये कनेक्टिविटी के बाद सेफ्टी, सेफ्टी के बाद साफ वातावरण, और फिर ये देखना कि सब चीज सीमलेसली चले, ये बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है। क्या आपको लगता है कि जब अंग्रेज के ज़माने में रेलवेज और पोस्टल सर्विसेज आया था भारत में, उसका कोई लाभ रहा है, या फिर मोदी जी के नेतृत्व में सब चीज इतने फास्ट स्पीड से होते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स? रेलवे तो ब्रिटिशों ने लाई। हाँ, कुछ राजा महाराजाओं की भी रेल थी। और जब रेल आई, उस समय की रेल और आज के रेल का अंतर देखिए। उस समय रेल कोयले पे चलती थी, तो साफ वातावरण की बात आपने कही, तो प्रदूषण तो होता ही था। उसके बाद डीजल पे रेल चलने लगी। अब इलेक्ट्रिफिकेशन पे रेल मोदी जी के समय में हम ला रहे हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब कार्बन तो कम निकलेगा। और दूसरी बात है कि हर स्टेशन में अगर 1 मिनट के लिए जल्दी स्पीड लेती है ट्रेन, कोयले में और डीजल में पिकअप लेने के लिए 2-3-4 मिनट तो लगते थे, वह 1 मिनट में हमारी ट्रेन अभी स्पीड लेती है। अगर हर स्टेशन पे 2 मिनट अगर हमारे बच गए, और दिल्ली से बम्बई तक अगर 50 स्टेशन होंगे तो आपके 100 मिनट हमारे बच गए हैं, और आम जनता को वो फायदा और होता है। 100 रुपये खर्चा आता है, तो 30 रुपये में हम अभी इलेक्ट्रिफिकेशन में जा रहे हैं। उसके बाद भी टॉयलेट को सारा कन्वर्ट कर दिया है हमने, और LHB कोच लाए हैं अभी। वंदे भारत में कोई बैठ के देखे तो पता चलेगा कि आगे आने वाले दिनों में रेल में क्या सुविधा होने वाली है। एज अ मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, ये टॉपिक हमेशा पार्लियामेंट में उठता है कि सरकार की क्या भूमिका है। क्या है आपकी भूमिका इन द डेज टू कम? व्हाट आर द पर्क्स एंड व्हाट आर द प्रोविजंस दैट विल बी मेड सो दैट माइनिंग बिकम्स एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड सो दैट कोल इज नॉट अ मैटर ऑफ कंटेंशन? अपने देश में जो कोयला है वो 80% कोयला अपने देश में ही मिलता है, और लगभग 20% कोयला हमें बाहर से लाना पड़ता है। ये जो कोयला है जो हम देते हैं, ये रैशनलाइज रेट पे देते हैं। रैशनलाइज रेट पे ग्रेड वाइज 1200 रुपये से लेकर तो 2500 रुपये तक का हमारा कोयले का रेट होता है। लेकिन बाहर का कोयले का रेट अगर आप देखेंगे तो 10,000, 12,000, 15,000 तक रुपये, 15,000, और अपना 1200 से लेकर बहुत बहुत तो 2,500 तक ग्रेड वाइज। तो इसका मतलब इस देश का बिजली पूरा अपने कोयले पे डिपेंड करता है। अब ये कोयला
का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, पहले जो था फर्स्ट कम फर्स्ट, उसको कोयला दिया जाता था। कल को आप आए, एक एप्लीकेशन किया, मंत्री ने साइन कर दिया, छोटी सी एक कमेटी थी, वो कमेटी सैंक्शन करा देती थी, किसी को भी मिलता था। पहचान वाला होना, अपने वालों को देना, ये चलता था। लेकिन मोदी जी के सरकार आने के बाद ये पद्धति हमने बंद कर दी और हमने ऑक्शन शुरू कर दिया। हम ऑक्शन शुरू कर दिया, फर्स्ट कम फर्स्ट नहीं है, जो ज़्यादा पैसा देगा उसको देना ये पद्धति शुरू कर दी। तो एक पारदर्शिकता आ गई, अपने वाले को देने का कोई बात नहीं रही, इसमें पारदर्शिकता आ गई और उसके कारण देश का भी फायदा हुआ। केवल इतना ही नहीं, उसको एनमेट की भी स्थापना हमने की, जो राज्य ज़्यादा कोयला निकाले उनको मदद करने का भी काम किया। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में अपने यहाँ आत्मनिर्भर भारत के तहत ज़्यादा से ज़्यादा कोयला खदान हमने ढूंढे और ऑक्शन करने का काम किया, जो कि बाहर से आने वाला जो कोयला है वो कम से कम लाने का काम पड़े और आत्मनिर्भर भारत के तहत जो अपने पास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा निकाल कर आयात कम करने का भारत सरकार की कोशिश रही है। द जर्नी शो करने का मकसद ये है कि 75 years of India's independence, we are a vibrant democracy, we have done a lot to keep our communities together, unity in diversity। लेकिन अभी भी युवा वर्ग जब राजनीति को देखते हैं तो एक तरफ से दूरी रहते हैं, उनको इतना मन नहीं लगता है कि सरकार में आए या सरकार के लिए काम करें या राजनीति में प्रवेश करें। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन दर्शकों को जो देख रहे हैं कि 75 years डाउन इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर बट स्टिल आर नॉट इंटरेस्टेड टू एंटर पॉलिटिक्स? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नौजवान जो होते हैं, तरुण जो होते हैं, उन्होंने राजनीति में आना चाहिए। और जब तक के लिखे पढ़े लोग, स्टडीड लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति में उसका जितना फायदा मिलना चाहिए लोक प्रतिनिधि का उतना नहीं मिल पाएगा। अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले नौजवान हैं, वो अगर राजनीति में आते हैं तो इस देश का भलाई होने वाला है। और आप देखेंगे कि मोदी जी का विजन क्या है। पहले क्या होता था, मैं 5 बार लोकसभा में हूँ, पहले की सरकारें क्या करती थी, बजट रखती थी, मार्च में बजट रखती थी, अगले मार्च तक हम क्या करने वाले हैं, 1 साल का सोचती थी। अब मोदी जी ने 25 साल का सोचकर बजट किया है और 2047 में इस देश की स्थिति क्या रहेगी ये सोच के आज से काम शुरू किया है। पहले के सरकार जैसा साल भर का सोचने वाली हमारी मोदी जी की सरकार नहीं है। Incredible the vision plan that the Prime Minister has, which is known to one and all। लेकिन क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे बहुत अलग होते हैं शहरों से, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आप स्वयं चैंपियन करना चाहेंगे, जिसके बारे में आप संसद में एक प्लेटफॉर्म के रूप में आपकी राय मत रखना चाहेंगे? अभी ऐसा है कि आप देखते होंगे कि मोदी जी ने पहली बार इस देश में कृषि पे बजट अगर किसी ने रखा होगा तो मोदी जी की सरकार ने रखा होगा और बजट रख के इसका इम्प्लीमेंटेशन करने की भी यंत्रणा पूरी तरह से खड़ी की है। 10,000 एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी करने की घोषणा मोदी जी ने की है ताकि किसानों का जो माल है वो खरीदे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है हर साल बढ़ती रही है। मिनिमम वो समझ गए ये मुद्दा? क्या किसान समझ गए ये मुद्दा या वहां भी प्रोपेगेंडा चल रहा है? नहीं, किसान पूरी तरह से समझ गए ये मुद्दा। जब हर साल अभी अगर सरकार क्या चाहती है कि ये हमारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इस भाव में हम सरकार खरीदेगी, अगर उससे ज्यादा भाव आपको मिलता है तो आप बाजार में बेचो। इसके लिए एफपीओ काम करती है हमारी और कई एफपीओ रजिस्टर हुई है, लोग उस पर डाल रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आप पंजाब में देखो, हरियाणा में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, महाराष्ट्र में भी कई हिस्सों में देखो, तो किसानों का जो राइस है, धान है या गेहूं है या स्वीट कॉर्न है वो तो सरकार खरीद रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो निर्णय लेती है तो सरकार ने ये भी यंत्रणा खड़ी की है कि लोगों तक कैसे पहुंचे। पहले सरकार निर्णय लेती थी, लोगों तक पहुंचता नहीं था, लेकिन आप सरकार ने ये यंत्रणा
खुद अपने लेवल पे खड़ी की है कि हम जो निर्णय लेंगे वो लोगों तक पहुंचेगा। हम ऑलमोस्ट वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम। आई वांट टू अंडरस्टैंड कि राव साहब दानवे जब राजनीति नहीं कर रहे हैं, जब संसद में नहीं हैं, जब मंत्री नहीं हैं, आपका हॉबी क्या है? आप क्या करते हैं आपके पास टाइम में? देखिए, लंबे समय तक तो मैं राजनीति में रहा हूँ। 40 वर्ष। 40 वर्ष मैं राजनीति में रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट डे तक तो कोई राजनीति कर नहीं सकता। नहीं, कभी न कभी राजनीति से अपने को रिटायर होना ही पड़ता है जी। कुछ लोग खुद रिटायर हो जाते हैं और कुछ लोगों को लोग रिटायर कर देते हैं। और अंग्रेजी में एक कहावत है कि एक्सपीरियंस हैज नो एक्सपायरी डेट। और राजनीति में तो कोई भी एक्सपायर करने के लिए तैयार नहीं है तैयार। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी ये समय आएगा तो मैं सोशल वर्क करूंगा। इतने लंबे राजनीतिक समय में कई काम मैंने किए हैं और मुझे विजन भी है कि इसके बाद क्या, ये मैं आज भी सोचता हूँ कि जब राजनीति से रिटायर हो जाऊंगा तो अपने आप सोशल वर्क में जुड़ जाऊंगा। जी, सोशल वर्क हम कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम जर्नी में आए। थैंक यू। सो दैट वाज राव साहब दानवे, our Minister for Railways, Coal and Mine. Not only has he been deeply involved with the cooperative movement, but as a minister has contributed immensely to the growth of this great country of ours. Every week we will have one member of parliament discuss his or her journey, and as Rao Sahib Danve highlighted the work he has done in Jalna, obviously which has impacted, which shows that he won from 1 lakhs to 3 lakhs as a victory margin, not just being a mandate of the people, but the love that comes from his constituency. I request you to keep watching The Journey with me, Shaina NC, for Doordarshan. Thank you all.